एवरीवन, तो देखिए हम लोग क्लास 9th में अपने जो मैटर और सराउंडिंग वाले चैप्टर में लास्ट लेक्चर में हम लोग वेपर प्रेशर पढ़ रहे थे और बॉइलिंग पॉइंट से उसको रिलेट करने की कोशिश कर रहे थे और ये देखना चाह रहे थे कि कौन कौन से ऐसे आपके मतलब फैक्टर हैं जिससे आप वेपर प्रेशर को डिसाइड कर सकते हैं। ठीक ना, वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट दोनों को। तो आपको यहाँ तक हो तो अच्छी बात है, अगर याद है, नहीं तो एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ, जरा ध्यान से देखिए। तो वेपर प्रेशर क्या था कि आपका जो लिक्विड है ना, जैसे मान लो अपने पास ये लिक्विड है ना, ये कंटेनर लिया हमने, इसमें एक लिक्विड ले लिया। अब इस लिक्विड का मान लो कि जो भी ये लिक्विड है, ऐसे हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, इस लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक ना, वो आपका ग्रेटर देन रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये देखो क्या होगा कि आप इसको जब गर्म करेंगे, मान लो हमने इसको गर्म करना शुरू कर दिया, तो ये लिक्विड मॉलिक्यूल वेपर बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके वेपर को कंडेंस कर लेते हैं। ठीक ना, ये देखो लिक्विड था और हमने इसको गर्म किया, देखो वेपर हो गया। ये वेपर भाग न जाए इसलिए कंटेनर को बंद कर दिया। तो यहाँ देखो क्या हुआ, ये आ गया तुम्हारा वेपर मॉलिक्यूल। अब होगा क्या कि वेपर मॉलिक्यूल जो है इसके कंटेनर जो है इसकी वॉल से कोलाइड करेंगे और देखो यहाँ कंडेंस हो जाएंगे। तो ये वाला जो प्रोसेस है, जब लिक्विड का मॉलिक्यूल ऊपर गया, तो ये प्रोसेस कई बार मैंने बोला, ये प्रोसेस क्या है, वेपोराइजेशन। और ये वाला प्रोसेस यानी क्या होगा, जब वेपर तुम्हारी कंडेंस हो रही होगी तो हो गया कंडेंसेशन। तो इस पूरे प्रोसेस में एक आपको ऐसा जरूर जो है टेम्परेचर मिलेगा जिस टेम्परेचर पे रेट ऑफ वेपोराइजेशन सेम एज रेट ऑफ कंडेंसेशन हो जाएगा। एक ऐसा इंस्टेंट मिलेगा, टेम्परेचर नहीं, एक ऐसा टाइम जरूर आएगा इसमें कि जिसमें तुम्हारा क्या होगा कि जो रेट है आपका, रेट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है ना, ये आपका सेम हो जाएगा किसके, रेट ऑफ कंडेंसेशन के। ठीक है ना, रेट ऑफ वेपोराइजेशन इज सेम एज रेट ऑफ कंडेंसेशन। उसी इंस्टेंट पे क्या होगा, उसी इंस्टेंट पे ये जो वेपर का मॉलिक्यूल है लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर लगाएगा। बस ये याद रखिए, उसी इंस्टेंट पे जो लिक्विड मॉलिक्यूल है लिक्विड के सरफेस पे एक प्रेशर लगाता है और इसी प्रेशर को हम लोग नाम क्या देते हैं, वेपर प्रेशर। ठीक है ना, बात क्लियर हो गई। अब फिर मैंने बताया, देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि जिस टेम्परेचर पे यही जो वेपर प्रेशर है ना लिक्विड वाला, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के सेम हो जाता है, उसी टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो अब बॉइलिंग पॉइंट का अच्छा वाला, क्योंकि इसी से सारे फैक्टर हम लोग डिसाइड कर पाएंगे। वो वाली डेफिनेशन से अपना बहुत काम नहीं बनने वाला, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, इससे बहुत ज्यादा चीजें हम लोग नहीं सीख पाएंगे। तो और इससे बहुत ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी है। तो यानी बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या है, पहले भी लिखा था, एक बार और रिवाइज कर देता हूँ। बोलो, द टेम्परेचर एट विच, ठीक ना, साथ साथ बोलते रहेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर होता रहेगा। ठीक है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच, ठीक है ना, द टेम्परेचर एट विच रेट ऑफ वेपोराइजेशन, रेट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है ना, रेट ऑफ, ऐसे देखिए ऐसे वेपर प्रेशर पे कहां पहुंच गया, द टेम्परेचर एट विच क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, यही ना डेफिनेशन, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज सेम एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है ना, इज सेम एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये है आपका, ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगर तुम सेम कर दो वेपर प्रेशर को जिस टेम्परेचर पे, उसी टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, हम लोग फिर देख रहे थे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर को इफेक्ट करते हैं। तो ये बात भी क्लियर हो गई भाई, जो फैक्टर वेपर प्रेशर को इफेक्ट करेगा वो सारा फैक्टर बॉइलिंग पॉइंट को इफेक्ट करेगा। ठीक है ना, क्योंकि देखो ध्यान से, अगर बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ध्यान से देखो, अगर तुम्हारा जो बॉइलिंग पॉइंट है, ये जो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट मैंने रूम टेम्परेचर से कम माना है, रूम टेम्परेचर से मैंने इसको ज्यादा माना है, तो अगर बॉइलिंग पॉइंट देखो ज्यादा होगा तो तुरंत तो वेपोराइज होगा नहीं, क्या करना पड़ेगा, गर्म और करना पड़ेगा, तो देर से वेपर बनेगी, ऐसे समझ सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है उसमें वेपर देर से बनती है, यानी ऐसे उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। बात समझ में? तो एक फैक्टर मैंने ऐसे थोड़ा आपको बताया था कि आप याद रखिए कि जो बॉइलिंग पॉइंट है और जो वेपर प्रेशर है एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है ना, मतलब अगर किसी लिक्विड में
वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, ठीक है ना, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बहुत कम होगा। बात समझ में आ गई होगी। किसी लिक्विड में अगर वेपर प्रेशर बहुत कम होगा, ठीक है ना, बात समझ में, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। मतलब अगर मान लो ये लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ऐसे लिख दिया जाए 1000 डिग्री सेल्सियस, मैंने ऐसे लिख दिया कि मान लो इस लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 1000 डिग्री सेल्सियस है। पता है आपको ये गर्म करते करते 1000 डिग्री सेल्सियस लाओगे तब वेपर बनेगा। बात क्लियर हो गई ना। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है उसका वेपर प्रेशर कम होता है, और जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखो मैंने बताया था कि फैक्टर इफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर, ठीक है ना, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर को इफेक्ट करते हैं। तो उसके लिए देखो मैंने एक फैक्टर का जिक्र किया था और वो फैक्टर था नेचर ऑफ लिक्विड, ठीक है ना। ध्यान से देखते रहिएगा, फिर से हेडिंग बनाता हूं और आपको फिर से डिटेल में समझाता हूं। तो अब हम लोग देखते हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग, जो भी है तुम्हारे पास, फैक्टर्स इफेक्टिंग वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। अच्छे से याद रखो, या जो बॉइलिंग पॉइंट को घटाए बढ़ाएगा वो वेपर प्रेशर को भी घटाए बढ़ाएगा, बस उल्टा उल्टा चलेगा। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर कम होगा, जिसका वेपर प्रेशर कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो ये चीज डिसाइड करने के लिए सबसे पहले हमने फैक्टर पढ़ा था और उसका नाम था, याद करिए, नेचर ऑफ लिक्विड। सबसे फर्स्ट फैक्टर क्या था तुम्हारा, नेचर ऑफ लिक्विड, ठीक है ना। तो अब देखो इसको पढ़ने के लिए अब जल्दी जल्दी मैं आपको समझा दूं तो क्लियर होना शुरू हो जाएगा। देखना ध्यान से, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास कोई लिक्विड है, 2 लिक्विड लेता हूं मैं, ध्यान से देखो, 1 लिक्विड या 3 लिक्विड ले लेते हैं हम। ये मान लो एक लिक्विड मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, ये लिक्विड ए है। एक कंटेनर और लिया हमने, इसमें मान लो लिक्विड तुम्हारा बी है, इसमें मान लो तुम्हारा लिक्विड क्या है, बी है ना, और इसमें आपका जो लिक्विड है वो मान लो आपका सी लिक्विड है। ऐसे बहुत सारे ले सकता हूं मैं कंपेयर करने के लिए, ठीक है ना। अब देखना ध्यान से, बॉइलिंग पॉइंट ये मतलब अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगा, अभी आगे भी बताऊंगा ना। ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, आगे अभी बताएंगे। इंटेंसिव मतलब ऐसा प्रॉपर्टी जो है अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे देखो आप पानी ले लो, चाहे 1 लीटर ले लो, चाहे 5 लीटर ले लो, चाहे जो है 1 मिलीलीटर ले लो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर फिक्स है ना 100 डिग्री सेल्सियस। तो जो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी होती है ना, 2 टाइप की होती है, एक होती है टेम्परेचर, एक होती है मास डिपेंडेंट और एक होती है मास इंडिपेंडेंट। मतलब थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी के हम लोग भी आगे डिटेल में उसको नोट में पढ़ेंगे। वो 2 टाइप की होती है, एक होती है एक्सटेंसिव और एक होती है इंटेंसिव। तो ऐसे अमाउंट में बहुत कुछ नहीं डिपेंड करने वाला है, ठीक है ना। तो अब देखना ध्यान से, हमने जैसे लिक्विड ए लिया, मैं बोलता हूं कि इसके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसका मैग्नीट्यूड मान लो F1 है, ठीक ना। जो इसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मान लो F1 का मैग्नीट्यूड है। इसके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लिक्विड 2 में, इसको मान लेता हूं मैं F2 के बराबर है। यहाँ जो आपका लिक्विड है इसमें मान लेता हूं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये मान लेता मैं F3 के बराबर है, ठीक है ना। ध्यान से देखना, नेचर ऑफ लिक्विड ही हमें जो है कैसे बताएगा किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, किसका वेपर प्रेशर कम होगा। अब मान लो तुम्हें ये जो है पता चल जाए कि जो F1 की वैल्यू है ये ग्रेटर देन F2 है, ग्रेटर देन F3 है। तो अब देखो ध्यान से, कौन सा लिक्विड मॉलिक्यूल सबसे पहले वेपर बनाएगा, फर्स्ट ए वाला, बी की सी, बताइए। तो जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, आप याद करो क्या होता था, सबसे पहले लिक्विड मॉलिक्यूल अपने सरफेस को छोड़ के बाहर जाता था वेपर के फॉर्म में। अब अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है तो क्या ये बाहर जा पाएगा, क्या नहीं जा पाएगा। तो जो लिक्विड है तुम्हारे पास, थोड़ा सा लाइट का डिस्टर्बेंस था इसलिए जो है, अब ध्यान से देखिए, अपने पास मान लो लिक्विड ए है, लिक्विड बी है और लिक्विड सी है। तो अब मान लो लिक्विड ए में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो F1 है, लिक्विड बी में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F2 है, लिक्विड सी में F3 है। और कंडीशन ये है कि F1 ग्रेटर देन F2 इज ग्रेटर देन F3 है। मतलब मैग्नीट्यूड F1 का ज्यादा है F2 से, F2 का ज्यादा है F3 से। तो मैं पूछूं कि सबसे पहले कौन सा लिक्विड इसमें वेपर बनाएगा, ए वाला बनाएगा कि बी वाला कि सी वाला। तो आप बताइए जरा ध्यान से, भाई जिस लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मान लो ज्यादा है, ऐसे समझ लो, यहाँ मान लो लिक्विड है, जिस लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है वो लिक्विड मॉलिक्यूल बाहर नहीं जा पाएगा जल्दी से। तो अगर मैं यहाँ से बोलूं कि भाई लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किसमें, F1 में, तो सबसे पहले
जो वेपर बनाएगा वो लिक्विड कौन सा हो जाएगा, C, और सबसे देर में जो वेपर लिक्विड बनाएगा, जो आपका लिक्विड वेपर बनाएगा वो लिक्विड कौन सा हो जाएगा, बोलो A। तो यानी अगर हमें ये फोर्स का ऑर्डर दे दिया जाए, देन मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक ना, देन लिक्विड, ध्यान में रखे रहना, लिक्विड C जो भी तुम्हारे पास है, ये लिक्विड H है ना, बॉयल फर्स्ट, अच्छे से याद रखे रहना, ये है तुम्हारा बताने का तरीका। तो जिस लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है उस लिक्विड का बॉइलिंग कम होता है, और जिस लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना, बोलो, कम होता है, उस वो लिक्विड सबसे पहले बॉयल होता है। तो अच्छे से देखना ध्यान से, यानी लिक्विड C जो है बॉयल सबसे पहले करेगा। तो मैं बोलूं कि जरा बताइए बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा। तो जो लिक्विड पहले बॉयल कर रही है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, और जो लिक्विड देर से बॉयल कर रहा है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देखूंगा तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, लिक्विड A का, फिर किसका होगा, लिक्विड B का, और फिर किसका होगा, लिक्विड C का। और अगर हम लोग इसके वेपर प्रेशर का ऑर्डर बोलेंगे, बताइए सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर, यहां देखो ध्यान से, तो सबसे ज्यादा वेपर कौन बनाएगा, C, फिर कौन सा बनाएगा, देखो उसके बाद बनाएगा कौन सा, B, और सबसे कम वेपर प्रेशर किसका रहेगा, लिक्विड A का। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो नेचर ऑफ लिक्विड में हम लोग ऐसे रूल पढ़ सकते हैं, ठीक ना, लिक्विड हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब लिक्विड जिसके पास लिक्विड है स्ट्रॉन्ग, अच्छे से दिमाग में रखे रहो, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है ना, जिसके पास भी लिक्विड है स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक ना, है, याद रखे रहना, है, इसके पास क्या होगा, जिसके लिक्विड के पास भी लिक्विड है स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स, है ना, ऐसे फिर एरो करके लिख देता हूं, या ऐसे सच दैट का साइन बना के, ठीक ना, है क्या हो जाएगा, बोलो, इसके पास क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो लार्ज मेल्टिंग, लार्ज तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना, एंड वाइस वर्सा, लिक्विड है स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लार्ज बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो अच्छे से बस इतनी लाइन याद रखे रहना, क्वेश्चन में इतने से अपना काम बन जाएगा, ठीक है ना, एंड वाइस वर्सा, पिछले क्लास में इसको भी थोड़ा बहुत बताया था, एंड वाइस वर्सा, ठीक है ना। तो ऐसा लिक्विड जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, ठीक ना, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, ठीक ना। यानी और करके मैं यहां लिख देता हूं कि आपके पास अगर कोई लिक्विड है, ठीक ना, या स्टार बना के लिख देता हूं मैं, लिक्विड है, बोलो, ठीक ना, लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सच दैट, क्या लिख दिया जाए यहाँ पे, उसके पास क्या हो जाएगा, बोलो, उसका हो जाएगा लो बॉइलिंग पॉइंट। तो जिस लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, और जिस लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब मेन कहानी अपनी फंसी है कि ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये कैसे डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका जिक्र हम लोग पिछले क्लास में थोड़ा सा किए थे। तो अब देखो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, अब हमें ये अच्छे से सीखना है। तो मैंने उस क्लास में आपको थोड़ा सा बताया था जैसे पिछले वाले क्लास में कि सबसे ज्यादा जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मानते हैं हम लोग वो कौन से मॉलिक्यूल को मानते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल या ऐसे कंपाउंड को क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड, ठीक है ना। तो अब एक एक चीज आज हम लोग अच्छे से उसको डील करते हैं। देखो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर डिसाइड करना है या आपको, ठीक ना, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन डिसाइड करना है, ठीक ना, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जो भी है आपके पास, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। अब इंटरेक्शन मैंने आपको बताया था कि वर्ड इंटरेक्शन अच्छा यूज करना अच्छा रहता है, क्योंकि इंटरेक्शन मतलब अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ये डिसाइड करने के लिए हमें क्या करना है, ध्यान से देखना। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या ऐसे कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटर यहाँ देखो लिखा था मॉलिक्यूलर फोर्स, यहाँ लिख देता हूँ इंटर पार्टिकल फोर्स, तो सब एक ही चीज है, ठीक ना। ये सब अगर आपको डिसाइड करना है
तो हमें देखो क्या क्या करना है, इसको जरा ध्यान से देखना कि हमें कैसे इन चीजों को डिसाइड करना है, ठीक है ना। खूब अच्छे से देखो ध्यान से। सबसे ज्यादा जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो होता है आयनिक। सबसे ज्यादा अच्छे याद रखो कि अगर तुम्हारे पास आयनिक कंपाउंड है या आयनिक मॉलिक्यूल वाला है कंपाउंड, उसमें इंटरेक्शन सबसे ज्यादा, आयनिक कंपाउंड में इंटरेक्शन सबसे ज्यादा। फिर इसके बाद जो इंटरेक्शन होता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड कंपाउंड में, ठीक ना। हाइड्रोजन बॉन्डेड अगर कंपाउंड है तो उसका इंटरेक्शन होता है आयनिक के जस्ट बाद, ठीक है ना। ध्यान से देखते रहिएगा। और उसके बाद जो इंटरेक्शन होता है वो होता है पोलर कंपाउंड में। किसका किसमें होता है देखो, पोलर कंपाउंड में, ठीक है ना। और उससे कम जो इंटरेक्शन होता है वो होता है नॉन पोलर कंपाउंड में, ठीक है ना। अब एक एक चीज अच्छे से आप देखिए कि कैसे हम लोग इंटरेक्शन डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। अब देखना जो पोलर कंपाउंड होता है ये दो टाइप का होता है, लास्ट क्लास ये छोड़ा था मैंने। एक होता है पोलर ड्यू टू चार्ज, एक होता है देखो पोलर ड्यू टू चार्ज, ठीक है ना। और एक क्या होता है तुम्हारा पोलर ड्यू टू लोन पेयर, ठीक है ना। पोलर ड्यू टू लोन पेयर, ठीक है ना। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये सब क्या है अभी सब तुम्हें समझ में आएगा। और फिर पोलर ड्यू टू जो चार्ज है इसका इंटरेक्शन पोलर ड्यू टू लोन पेयर से ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा इंटरेक्शन किसमें होता है, आयनिक। यानी मैं ऐसे बोल सकता हूं दैट इज करके कि जो बॉइलिंग पॉइंट है, याद रखे रहना, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना, सबसे ज्यादा किसका होता है, बोलो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। अगर कोई कंपाउंड आयनिक कंपाउंड है, ठीक ना, उससे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, बोलो ऐसा कंपाउंड जिसमें कैसा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड कंपाउंड है। इससे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है देखो, हाइड्रोजन बॉन्डेड कंपाउंड का होगा। ध्यान से देखते रहना। फिर इससे कम जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो किसका होगा, बोलो पोलर ड्यू टू चार्ज का। अगर तुम्हारे पास कोई कंपाउंड पोलर है और उसमें पोलरिटी आ रही है ड्यू टू चार्ज की वजह से, तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड के बाद जस्ट पोलर ड्यू टू चार्ज। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट होता है पोलर ड्यू टू लोन पेयर, ठीक है ना। ध्यान में रखे रहना, पोलर ड्यू टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। और सबसे कम जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो किसका होता है देखो, नॉन पोलर मॉलिक्यूल का, ठीक है ना। तो ये है बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, अच्छे से याद रखे रहिएगा, अभी सीखेंगे। और जब तक केमिस्ट्री आप पढ़ेंगे इस रूट का अपने को काम पड़ेगा। बड़े बड़े प्रॉब्लम को बहुत शॉर्ट में हम लोग कर सकते हैं। तो आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं इसको देखा जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डेड कंपाउंड कैसे बनते हैं, क्या कैसे पहचानते हैं हम लोग ये देखेंगे। पोलर ड्यू टू चार्ज कैसे पहचानेंगे, पोलर ड्यू टू लोन पेयर कैसे पहचानेंगे, और पोलर ड्यू जो है आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल हम लोग कैसे पहचानेंगे, इसकी बात हम लोग करते हैं, ठीक है ना। इसको कॉपी कर लीजिए अच्छे से, वीडियो रोक के। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि कैसे हम लोग एक एक बॉन्ड को, मतलब एक एक कंपाउंड को पहचानते हैं। तो सबसे पहले हमने देखो क्या लिखा था, ठीक है ना, एन जो है आयनिक कंपाउंड। तो अब देखो आयनिक कंपाउंड कैसे हम लोग पहचानते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं भाई कि हम लोग आयनिक कंपाउंड कैसे पहचानते हैं, ठीक है ना। तो आयनिक कंपाउंड मैं अगर बोलूं तो देखो तो आपको एग्जाम्पल समझ में आएगा। जैसे देखो आयनिक कंपाउंड है क्या क्या, जैसे देखो NaCl है, ठीक है ना। जैसे तुम्हारा है MgSO4 है, जैसे तुम्हारा MgCl2 है, ध्यान से देखते रहना ये सब, ठीक है ना। जैसे तुम्हारा देखो KCl है, ठीक है ना, बहुत सारे हैं। तो एक्सेट्रा ऐसे लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देखना कैसे मैंने मतलब हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये आयनिक कंपाउंड है, ठीक है ना। तो आयनिक कंपाउंड बनते कैसे हैं, बस ऐसे याद रखे रहना। आयनिक कंपाउंड बनते हैं कैसे, देखो फॉर्म्ड बाई आयनिक बॉन्ड। किससे बनते हैं देखो, ये जो आयनिक कंपाउंड है ये कैसे बनते हैं, आयनिक बॉन्ड से, ठीक है ना। मतलब इसके बीच का जो आयनिक कंपाउंड बनता है वो कैसे बनता है, ड्यू टू आयनिक बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड क्या होता है, ध्यान से देखो, ठीक है ना। तो आयनिक बॉन्ड वो होता है, ठीक है ना, याद रखे रहना। देखो बॉन्ड शायद आप समझते होंगे, बॉन्ड मतलब क्या होता है, इंट्रैक्शन, मतलब लगाव। बॉन्ड मतलब क्या होता है, एक तरह से जैसे देखो हम लोग का अपने घर के साथ में बॉन्ड है, मतलब अपने घर के साथ में बॉन्ड ऐसे समझो आप कि आप अगर मान लो स्कूल आते हैं या कोचिंग जाते हैं, कहीं भी छुट्टी होती है तो अपने घर चले जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि मतलब मम्मी ने रस्सी बांधी पैंट में और खींच लिया आपको घर आ जाओ,
ऐसा नहीं होता है। हमें अपने घर के साथ में लगाव है और हम जाके अपने घर चले जा मतलब चलते अपने घर पहुंचेंगे, क्योंकि हम मम्मी पापा से मेरा अपना लगाव है, इसलिए हम लोग घर पे चले जाते हैं, ठीक है ना। तो ये है बॉन्ड। बॉन्ड मतलब क्या होता है? इंटरेक्शन, मतलब दो लोग आपस में जुड़ते कैसे हैं, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉन्ड, ठीक है ना। तो समझ में आएगा बॉन्ड मतलब क्या होता है? दो लोग के आपस में जुड़ने के जो चीज चाहिए, ठीक ना, वो आपका जो रीजन है वो क्या है? अपनी बॉन्डिंग है। बोलते हैं तुम्हारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। बॉन्ड मतलब तुम्हारा अच्छा दोस्त है वो, जिसे बोलते हैं तुम्हारी बॉन्डिंग खराब है मतलब तुम्हें तुम्हारी उससे अच्छी दोस्ती नहीं है। तो बॉन्ड मतलब यही है, ठीक है ना। तो आयनिक बॉन्ड देखो क्या होते हैं? आयनिक बॉन्ड वो कंपाउंड होते हैं, ठीक ना, जो कि बनते कैसे हैं? फॉर्म्ड बाई आयन, ठीक है ना। अच्छे से याद रख के रहना, किससे बनते हैं? फॉर्म्ड बिटवीन आयन, ऐसे याद रखो, ठीक ना, फॉर्म्ड बिटवीन आयंस, ठीक है ना, ये याद रखे रहना। अब आयंस आपको अच्छे से पता है, आयन दो टाइप के होते हैं, एक क्या होता है देखो केटायन, और एक क्या होता है एनायन, ठीक है ना। ध्यान से देखते रहना। तो जब भी कोई आयनिक कंपाउंड बनता है, ठीक है ना, तो होता क्या है कि ऐसे लिख दिया जाए, इसका ओरिजिनल डेफिनेशन क्या है? ये बनते हैं फॉर्म्ड बाई, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छे से याद रखे रहिएगा, अभी सब तुम्हें समझाऊंगा मैं कैसे ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आयनिक बॉन्ड जो है जब भी बनता है तो एक एलिमेंट ऐसा होगा जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, मतलब एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को देता है और एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? गेन करता है। अच्छे से याद रखे रहना है। और करके ऐसे लिख देता हूं मैं, वन एलिमेंट, जो भी तुम्हारे पास एलिमेंट है, अभी तुम्हें समझ में आएगा ये, वन एलिमेंट क्या करता है? लॉस इलेक्ट्रॉन, एंड जो तुम्हारा अनदर है, अनदर एलिमेंट, ठीक है ना, अच्छे से दिमाग में रख के रहना, अनदर एलिमेंट गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक ना, अनदर एलिमेंट ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। कैसे होता है जरा ध्यान से देखना, मैं तुम्हें NaCl का ही दिखाता हूं। तो अब देखो ध्यान से, Na का एटॉमिक नंबर आपको पता होगा 11, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना? 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर कर लो 2, 8 और क्या हो गया 1, ये भी आपको सीखना है। अगर जिनको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो थोड़ा बस याद रख लीजिए, ठीक ना। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, है ना। मतलब जो सेल होती है ना उसमें जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, किसी भी सेल में नंबर जो है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2n² के बराबर होता है। किसी भी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं? 2n² के बराबर। अब n क्या है? नंबर ऑफ सेल है। n की वैल्यू 1 रखो, n की वैल्यू 2 रखो, n की वैल्यू 3 रखो, आपको उस सेल में इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। जैसे n की वैल्यू अगर 2 मतलब 1 रख दो तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, 2 हो गया। तो यानी पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे सेल में देखो 2 2 जा 4 2 जा कितना हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन। सेकंड सेल में कितना रह सकता है? 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ऐसे n की वैल्यू 3 रख दो तो 3 3 जा 9, यानी थर्ड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 18 इलेक्ट्रॉन। ये बोहर आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आपको बहुत डिटेल में आगे बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। अब अगला देखो जो क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, है ना। NaCl की बात हम लोग कर रहे हैं तो 2 8 देखो क्या हो गया 7। अब देखो जब भी एलिमेंट स्टेबल होते हैं तो उनका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे लोग जानते होंगे कि कोई भी एलिमेंट स्टेबल तब होता है जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। इसके देखो आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके आउटर सेल में देखो 7 इलेक्ट्रॉन है, जबकि आउटर में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो स्टेबल हो जाएगा। तो सोडियम क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन देखो क्लोरीन को ट्रांसफर कर देगा। तो सोडियम देखो क्या कर रहा है? सोडियम कर रहा है 1 इलेक्ट्रॉन को लूज। तो जब भी कोई स्पेसीज इलेक्ट्रॉन को लूज करती है, इलेक्ट्रॉन देती है, उसके ऊपर कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज। और जब भी कोई स्पेसीज इलेक्ट्रॉन खाती है तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आता है? बोलो। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया तो पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खाया तो कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। भाई जो इलेक्ट्रॉन देगा है ना वो धनवान है, उसके ऊपर देखो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। और जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो आपका भिखारी टाइप का है, देखो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो अब देखो ध्यान से, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया, तो बन गए क्या? आयन। तो ये देखो क्या हो गया? Na+ और क्या हो गया? Cl-। अब तुम्हें अच्छे से पता है प्लस माइनस कहीं मिलते हैं तो न्यूट्रल हो जाता है, यानी कैंसिल हो गया। यानी जो कंपाउंड हम लोग NaCl लिखते हैं कैसे लिखेंगे? देखो NaCl। बात समझ में आई? तो ये है आपका जो है आयनिक कंपाउंड बनने का फॉर्मेशन, मतलब कैसे आयनिक बनते हैं और कैसे आप पहचानते हैं।
ठीक है ना। जैसे अच्छा एक चीज और मैं तुम्हें ट्रिक बता दूं तो उससे तुम्हारा काम बन जाएगा, ठीक है ना। जनरली जो होता है ऐसे देखो, मेटल और नॉन मेटल, ठीक है ना। मेटल और नॉन मेटल तो पहचान ही लेते होंगे आप लोग। तो जो मेटल और जो नॉन मेटल है, ठीक है ना, उनके बीच में जनरली जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड आयनिक बॉन्ड ही होता है, ठीक है ना। तो एक स्टार बना के लिख दे रहा हूँ, इससे तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा और बाकी सब आपको धीरे धीरे क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखो, आयनिक कंपाउंड जो पहचानना है तो हमेशा याद रखिएगा कि इसमें क्या होता है, मेटल होना चाहिए और क्या होना चाहिए, नॉन मेटल, ठीक है ना। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो भी बॉन्ड होता है जनरली हमेशा याद रखेंगे, ठीक ना, ये जनरली क्या होता है, आयनिक कंपाउंड। अच्छे से याद रख रहना, जनरली क्या होते हैं ये आयनिक कंपाउंड। क्लियर हो गया होगा। मेटल और नॉन मेटल जनरली आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड पहचानना आप सीख गए होंगे, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं कैसे पहचानेंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड कंपाउंड। खूब अच्छे से देखना ध्यान से। अब हम लोग देखते हैं कि कौन से मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा और किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा, ये कैसे पहचाना जाए। तो अगला हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड कंपाउंड, ठीक ना। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कंपाउंड कैसे पहचानेंगे, इसको देखना ध्यान से, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कंपाउंड पहचानने के लिए देखना क्या करते हैं, ठीक है ना, क्या होना चाहिए, ध्यान से देखना, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है ना। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से अटैच होना चाहिए हाइड्रोजन एटम, ध्यान में रखे रहना। फ्लोरीन, ठीक है ना, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन एलिमेंट से अटैच क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन एटम। तो ये जो हाइड्रोजन एटम है ये जो है आपका दूसरे फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एटम जो भी हैं, ठीक है ना, इनके साथ में जुड़ने की कोशिश करता है और इसी जुड़ने की कोशिश को अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी इंटरेक्शन को हम लोग नाम क्या देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसको देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड पहचानना एकदम आसान है। क्या होना चाहिए, देखो ध्यान से, फ्लोरीन, तो ऐसे में लिख दो, देखो ये क्या है, फोन है, अगर जोड़ दिया जाए हिंदी में तो ये देखो फोन है। अब आपके एच मतलब हाथ, ऐसे समझ लो, तो हाथ में है फोन, ठीक है ना। तो आपके पास अगर एक फोन है, मान लो आपके पास अभी कोई पुराना मान लो चाइनीज फोन है, तो आप क्या चाहेंगे, कोई एप्पल मिल जाए अपने को, है ना, अच्छा फोन मिल जाए, ठीक है। तो एक फोन हाथ में है और आप दूसरे फोन की चाहत रखते हैं, तो इसी टेंडेंसी को, इसी चाहत को अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो देखना ध्यान से, कोई भी स्पीशीज जिसमें तुम्हें हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ा दिख जाए, ऑक्सीजन से जुड़ा दिख जाए, फ्लोरीन से जुड़ा दिख जाए, तो हम बोलेंगे ये कंपाउंड तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्डेड कंपाउंड है। जैसे देखो एग्जांपल करके मैं तुम्हें बताऊं, जैसे देखो HF, फ्लोरीन से जुड़ा हाइड्रोजन दिख गया, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड है। फिर अगला देखो ध्यान से, जैसे तुम्हारा NH3, नाइट्रोजन से जुड़ा हाइड्रोजन है, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड है। वाटर ले लो, H2O, ठीक है ना, H2O देखो ऑक्सीजन से के साथ में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। एल्कोहल ले लो, मिथाइल एल्कोहल, CH3OH, ठीक है ना। तो ये सब नाम आप जानते होंगे शायद, ये अमोनिया है, ये हाइड्रोजन फ्लोराइड है, ये वाटर, ये मिथाइल एल्कोहल। तो देखो ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन है, हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना, क्लियर हो रहा होगा सबको। अगला देखो ध्यान से, CH3, CH2, OH है, इथाइल एल्कोहल, इसमें भी देखो ऑक्सीजन से जुड़ा हाइड्रोजन है, तो इसमें भी क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड पहचानना सीख गए ना। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से जुड़ा होना चाहिए हाइड्रोजन, ऐसे बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड कंपाउंड, ठीक है ना। अब ये देखो आयनिक बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड, अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना आपको कि कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं और कैसे हम लोग आयनिक बॉन्ड के कंपाउंड को पहचानते हैं, ठीक है ना। अब एक और रह गया अपना कि आप कैसे पहचानेंगे कि मॉलिक्यूल पोलर है और कि मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, ठीक है ना। तो इसको पहचानने के लिए मैं एग्जांपल से ही सिखाऊंगा और आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। एक चीज और ध्यान में रखते रहना, ऐसे स्टार में चाहे लिख देता हूं मैं, नोट करके लिख देते हैं हम लोग, ठीक है ना। देखना ध्यान से, ये जो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और जो नाइट्रोजन है, इसको हम लोग बोलते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, है ना। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं ये, ठीक ना, मतलब इनकी जो टेंडेंसी होती है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, ठीक है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होते हैं, ऐसे स्पीशीज, ऐसे आपके एटम जो है ना, ये एटम ही एक्चुअली में
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होते हैं कि जैसे मान लो कि जो है आप ये जैसे मान लो मार्कर में दो एटम जुड़ गए है ना, एक एटम मान लो ये वाला पार्ट है, ये मान लो एक एटम ये वाला पार्ट है, तो ये क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन जो इनके है ना बीच में शेयर वाले जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी को अपन क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब ऐसा इस एटम जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के लेके चला जाएगा, उसी को अपन क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसको ये भी बोलते हैं फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इससे अटैच क्या होना चाहिए हाइड्रोजन एटम, तो ये हाइड्रोजन किसी दूसरे फ्लो जो है फोन से जुड़ना चाहता है, यानी दूसरे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को सीक करता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को जोड़ता है। इसी टेंडेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी टेंडेंसी का नाम क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। बात क्लियर हो गई ना, तो ये है तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्ड की कहानी। क्लियर हुआ ये। चलिए कुछ और हम लोग देखते हैं। अब हमें ये देखना है कि जो है कैसे कंपाउंड हम लोग पोलर और कैसे कंपाउंड हम लोग नॉन पोलर पहचानेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान में रखते रहना टू आइडेंटिफाई, ठीक ना। इसको एग्जांपल से हम लोग सिखाएंगे आपको और हम लोग सीखेंगे अच्छे से। टू आइडेंटिफाई पोलर एंड नॉन पोलर, पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड, पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड, ठीक है ना। अच्छे से समझो, एक बार में समझ में आ जाएगा, आसान है, बस खाली चीजें थोड़ी अच्छी हैं, इसलिए आपको लग रहा होगा तो सिलेबस में है नहीं। हाँ, तो ये 9th के स्कूल वाले सिलेबस में फिलहाल नहीं है, लेकिन ये सब पूरा एनडीएससी के सिलेबस में है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और आगे क्लासेस जेईई नीट में भी आपको बहुत काम में आएगा ये। तो अब देखो हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड, ठीक है ना। तो अब देखो जैसे मान लो तुमसे बोलूंगा CH4 है ना, CH4 का नाम आप जानते होंगे शायद, ये क्या है तुम्हारा देखो मीथेन है, ठीक है ना। अब पूछो मैं ये पोलर है कि नॉन पोलर है, वो अच्छे देखना। फिर मान लो तुम्हें दे दूंगा CCl4, तुमसे पूछूं कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सब सिखाऊंगा नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, है ना। ये चैप्टर भी आपको 9th में पढ़ना है, नाम कैसे लिखते हैं कंपाउंड का। कार्बन अभी जो क्वेश्चन मान लो कोई पूछेगा कहीं भी, तो मैं भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा, तो बस कंपाउंड लिख दिया करूंगा, उसके बाद आप सीख जाएंगे हाँ ये कंपाउंड कैसे लिखा गया था। कार्बन टेट्राक्लोराइड है, तुम्हारे पास मान लो अमोनिया है, ठीक है ना। जो है आपसे यही 3 कंपाउंड हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन सा पोलर है और कौन सा तुम्हारा नॉन पोलर है, इसका नाम लिख दिया जाए। ये जो CCl4 है, ये है इसका कॉमन नेम, कॉमन टेट्रा ना कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका कॉमन नेम है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है ना। और इसका जो कॉमन, ये तो इसका हो गया, और NH3 का कॉमन नेम इसका है अमोनिया, ठीक है ना। अच्छे से याद रखते रहना। तो कैसे चेक करेंगे कि कोई भी कंपाउंड तुम्हारा, ठीक ना, पोलर है कि नॉन पोलर है, देखना ध्यान से। सब 2-3 स्टेप हैं, खूब अच्छे दिमाग में रखते हुए। स्टेप 1, सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई सेंट्रल एटम, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग क्या खोजेंगे, सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कैसे पहचानेंगे इसको, फिर अब देखा जाए तो सेंट्रल एटम पहचानने का तरीका ये है, वो एटम सेंट्रल एटम होता है जो क्या हो, किसी भी मॉलिक्यूल में रिपीटेड मिनिमम हो, अच्छे से याद रखते रहना, रिपीटेड मिनिमम, ऐसा एटम जो किसी भी मॉलिक्यूल में रिपीटेड सबसे कम बार हो, रिपीटेड मिनिमम मतलब कम बार रिपीट हो, एंड ठीक है ना, अच्छे से याद रखे रहना, रिपीटेड मिनिमम, और क्या होना चाहिए, वैलेंसी मैक्सिमम होना चाहिए। रिपीटेड मिनिमम और वैलेंसी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। जो भी तुम्हारे पास एलिमेंट है जिसमें क्या हो, उस एलिमेंट का रिपीटिशन कम से कम हो, है ना, या उसकी अगर रिपीटिशन मान लो सेम हो जाए तो उसकी बैलेंसी मैक्सिमम होनी चाहिए। ऐसे स्पीशीज को हम लोग, ऐसे एटम को अपन क्या बोलते हैं, सेंट्रल एटम। जैसे देखो एग्जांपल तुम्हें दिखाऊं मैं तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे देखो CH4, चलो इसी में बताओ सेंट्रल एटम, ठीक है ना। CH4 है, तुम्हारे पास मान लो H2SO4 है, ठीक है ना, ध्यान से देखना। तुम्हारे पास मान लो CCl4 है, तुम्हारे पास मान लो NH3 है, ठीक ना, तुम्हारे पास मान लो H3PO4 है, ठीक ना, तुम्हारे पास मान लो HNO3 है, नाइट्रिक एसिड है। मैं तुमसे बोलूं इसमें सेंट्रल एटम पहचानो, तो देखो रिपीटेड मिनिमम, तो देखो इसमें कार्बन एक बार है, हाइड्रोजन 4 बार है, तो सेंट्रल एटम क्या हो गया, कार्बन। क्लियर हुआ। हाइड्रोजन 2 बार है, सल्फर 1 बार है, ऑक्सीजन 4 बार है। सेंट्रल एटम कौन सा होगा बोलो, रिपीटेड मिनिमम। सल्फर देखो 1 बार है,
कार्बन टेट्राक्लोराइड देखो, कार्बन एक बार है, क्लोरीन 4 बार है, तो ये क्या हो गया देखो कार्बन सेंट्रल एटम। अमोनिया में देखो ध्यान से, नाइट्रोजन 1 हाइड्रोजन 3, तो सेंट्रल एटम क्या हो गया नाइट्रोजन। ये देखो हाइड्रोजन 3 फास्फोरस 1 ऑक्सीजन 4, सेंट्रल एटम कौन सा हो गया फास्फोरस। यहां देखो हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन 3, हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन 3, तो हाइड्रोजन के नंबर भी 1 हैं और नाइट्रोजन के नंबर भी 1 हैं। ये देखो मैंने क्या बोला था रिपीटेड मिनिमम, तो दोनों एक ही बार हो गए, इसीलिए आगे क्या लिखा था बैलेंसी मैक्सिमम। तो कैसे बैलेंसी किसकी ज्यादा होगी इसको जरा देख लिया जाए। तो देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, 2 देखो 2 बोलो इतना, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर हो गया 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो 2, 5, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 1। तो देखो जिसके आउटर सेल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी बैलेंसी ज्यादा होती है, क्योंकि वो ज्यादा लोगों से जुड़ सकता है या ज्यादा लोगों से कुछ भी जो है, उसके पास देखो आउटर में 5 इलेक्ट्रॉन है तो ज्यादा लोगों से वो जुड़ सकता है, इसके पास आउटर में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 ही लोग से दोस्ती कर सकता है। तो बैलेंसी किसकी ज्यादा होगी नाइट्रोजन की। तो सेंट्रल एटम कौन सा हो गया ज्यादा, कौन सेंट्रल एटम क्या हो गया तुम्हारा इसमें नाइट्रोजन। तो सेंट्रल एटम शायद पहचानना सीख गए होंगे, रिपीटेड मिनिमम बैलेंसी मैक्सिमम। अगर ये सेम हो जाए, रिपीटेड मिनिमम अगर सेम हो जाएगा देन क्या देखेंगे बैलेंसी मैक्सिमम। तो ये है आपका सेंट्रल एटम पहचानने का तरीका। तो आई होप यहां तक आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो सेंट्रल एटम पहचान लें, उसके बाद एक स्टेप और है उसको भी थोड़ा ध्यान से हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। इसको इरेज करता हूं मैं। तो ये हो गया सेंट्रल एटम पहचान लिए भाई। अब सेंट्रल एटम पहचान लें तो फिर देखना ध्यान से क्या देखना है आपको, ठीक है ना। तो स्टेप 2 देखो, खूब अच्छे से सीखते रहिए। आज पोलर और नॉन पोलर हम लोग सीख लेते हैं, बाकी और बहुत सारे एग्जाम्पल अगले लेक्चर में करेंगे। सेकेंड स्टेप में देखो क्या करना है। अब देखना जो सेंट्रल एटम है, बस नहीं, जो भी तुम्हारे पास सेंट्रल एटम है ध्यान में रखे रहना। तो सेंट्रल एटम जो भी रहे, ठीक है ना, सेंट्रल एटम पे के अब जो भी रहेगा सेंट्रल एटम देख ही लेंगे। इसके मास मान लो कि इस